हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 का चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में भी हम कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन ले लिया था। एक चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर किस टाइप से फोर्स लगेगा वो हमने देखा था। ऐसे ही कोई एक ऐसी स्पेस हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, तो उन दोनों फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना लगेगा, लॉरेंट्ज फोर्स, वो भी हमने देख लिया था। और आज हम देखने वाले हैं एक नया लॉ जिसको हम बोलेंगे बायो-सावर्ट्स लॉ। सबसे पहले बायो-सावर्ट्स लॉ यूज क्यों होता है? बायो-सावर्ट्स लॉ यूज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, या फिर सिंपल सा हम बोले मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। अब किसके कारण? तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए। अब ये स्मॉल करंट एलिमेंट क्या होगा उसको हम देखते हैं। सपोज करते हैं एक वायर है, ये एक वायर है एक्स वायर। इस वायर में करंट फ्लो हो रही है। कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई करंट फ्लो हो रही है। अब इस वायर के कारण कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट P। वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अब इसके लिए क्या करना होगा, यहां पे हमको एक छोटा सा वायर लेना पड़ेगा जिसकी लेंथ कितनी हो, dl, क्योंकि बायो-सावर्ट्स लॉ एप्लीकेबल है ओनली स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए। तो हमको यहाँ पे वायर का छोटा सा हिस्सा देखना पड़ेगा जिसकी लेंथ कितनी हो, dl। अब सर आप ये बार बार स्मॉल करंट एलिमेंट क्या बोल रहे हो? बच्चों देखो, इस वायर में से जब आई करंट फ्लो हो रही है तो इतने से पार्ट से भी तो आई करंट फ्लो होगी। तो करंट और इस छोटे से पार्ट dl का प्रोडक्ट जो है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, करंट एलिमेंट आइडियल बोल सकते हैं। अब इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा बहुत छोटा सा। सर इतना छोटा क्यों? क्योंकि वो छोटा सा वायर लिया है ना हमने। ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा किसके? करंट के। हायर द करंट हायर द मैग्नेटिक फील्ड, लोअर द करंट लोअर द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा कंडक्टर की लेंथ के। ये जो छोटा सा करंट एलिमेंट लिया था इसकी लेंथ की, लेंथ ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा साइन ऑफ थीटा। सर ये थीटा क्या है? अब बच्चों देखो, ये करंट एलिमेंट है। अब इस करंट एलिमेंट की स्टार्टिंग कहां से हुई है? इस करंट एलिमेंट की स्टार्टिंग तो एक्स से लेके वाई तक हुई है, लेकिन ये जो स्मॉल करंट एलिमेंट है इसकी स्टार्टिंग हुई है यहां से और एंडिंग हुई है यहां पे। तो इसके स्टार्टिंग पार्ट के साथ ये पॉइंट जो एंगल फॉर्म करेगा वो एंगल ही होगा थीटा। द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट एट विच वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? ये जो डिस्टेंस होगी इस डिस्टेंस के स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है, तो इन सब पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है। अब सब पे डिपेंड कर रहा है, सबको एक साथ अगर लिख दें तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। यहां जो कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वो होगा k। k की वैल्यू क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे, आर स्क्वायर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटे से वायर के कारण है। पूरे वायर के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। यहां इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन dv कितना हो जाएगा, b, और यहां पे क्या जाएगा इंटीग्रेशन
के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब अभी भी मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर है तो इसकी कुछ वैल्यू भी होगी। ये वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू जो होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई या फिर 10 की पावर -7। अब सर ये कौन सी नई पिक्चर आ गई म्यू नॉट? हम पहले एक टर्म से परेशान थे, एप्सिलॉन नॉट से। किससे परेशान थे? एप्सिलॉन नॉट से। इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब ये म्यू नॉट क्या आ गया? तो वहां पे जो हमारा कांस्टेंट आता था के, उसकी वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम ये बोलते थे कि ये जो है वो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, जो कि ये शो करती है कि किसी मीडियम में कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा, कितना वीक फील्ड बनेगा, या फिर कोई मीडियम जो है वो दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाने दे रहा है। ठीक है, मतलब मीडियम जो है वो भी अपना ऑब्जेक्शन रख रहा था कि मैं तेरे पे इतना फोर्स लगाने दूंगा, एक मीडियम इतना फोर्स लगाने देगा, दूसरा मीडियम ज्यादा फोर्स लगाने देगा, तीसरा मीडियम कम फोर्स लगाने देगा। दो चार्जेस के बीच में हाईएस्ट फोर्स अगर लगाना हो तो कौन सा मीडियम यूज करेंगे? ऑब्वियसली या फिर वैक्यूम या फिर एयर। तो अब बात आती है कि ये परमेबिलिटी क्या है, म्यू नॉट क्या है। बच्चों देखो, डिफरेंट टाइप के मीडियम होते हैं। अब इसी वायर को अगर दो अलग अलग मीडियम में रखते हैं तो क्या दोनों मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड सेम बनेगा? वो डिपेंड करेगा परमेबिलिटी के। तो परमेबिलिटी हम ये बोल सकते हैं कि मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड बनाने की एक एबिलिटी होगी। किसी मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बना सकते हैं और किसी मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड कम बना सकते हैं। तो कहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा? तो हम बोलेंगे जहां पे मैग्नेटिक परमेबिलिटी ज्यादा होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनेगा? स्ट्रांग। और जहां परमेबिलिटी कम होगी वहां फील्ड भी क्या बनेगा? वीक। हाईएस्ट मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो होती है वो फ्री स्पेस की होती है। इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर बनाना हो तो कौन सा मीडियम यूज करेंगे? वैक्यूम या फिर एयर का। वैक्यूम तो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं तो हम एयर ही लेंगे। और इस म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ये किसकी यूनिट होती है? म्यू नॉट की। तो अगर हम के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रखें तो यही बायो-सावर्ट्स लॉ हो क्या जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये लॉ भी आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि बायो-सावर्ट्स लॉ की हम दो एप्लीकेशन करने वाले हैं। कौन सी एप्लीकेशन? एक तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस passes through the center of circle। एक सर्कल का सेंटर होगा, उस सेंटर से एक एक्सिस पास होगी, उस एक्सिस पे भी कोई एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो बायो-सावर्ट्स की एप्लीकेशन होगी, वहां पे इसका यूज करेंगे। ऐसे ही एक सर्कुलर रिंग होगी या एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर होगा, उस सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो भी इसी का यूज करके करेंगे। एक एप्लीकेशन और होती है जो कि होती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है इस बार अपने सिलेबस में नहीं है। सिलेबस से क्यों हटाया? क्योंकि स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक और तरीका है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में वो देखेंगे हम। अभी यहाँ पे स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेशन भी एक तो बहुत बड़ा है और जब सिलेबस में है ही नहीं तो उसको करने का मतलब भी नहीं है। जहां तक बात आई फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला तो एम्पियर सर्किटल लॉ से तो हम करेंगे ही सही। ये क्या आ गया हमारा? मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों यहाँ पे कुछ चीजें कूलॉम लॉ से मिलती जुलती लग रही हैं। क्या क्या मिलता जुलता लग रहा है? कूलॉम लॉ में भी एक कांस्टेंट आया था के, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आया है। ठीक है, वहां पे भी एक कांस्टेंट आया था एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कांस्टेंट आया क्या? म्यू नॉट।
वहां पे आया था 1/4 पाई, यहाँ पे भी देखो अपॉन 4 पाई। तो दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है क्या? हाँ, हम बोल सकते हैं कि दोनों जो हैं दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। कैसे लॉ को फॉलो कर रहे हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। कैसे भाई? वहां पे फॉर्मूला था फोर्स निकालने का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वहां पे भी तो डिस्टेंस का स्क्वायर था। फोर्स इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहे हैं? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकाला जा सकता है, हालांकि बहुत दूर जाकर के तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक हो जाएगा। ऐसे ही जो कूलॉम्स लॉ था, दो चार्जेस कहीं पे भी रखे हो दोनों के बीच में फोर्स निकाल सकते हैं। तो चाहे कूलॉम्स लॉ हो या बायो-सावर्ट्स लॉ, दोनों ही लॉन्ग रेंज के लिए एग्जिस्ट करते हैं, मतलब लॉन्ग रेंज में भी अप्लाई हो सकते हैं। ये दोनों में क्या है? सिमिलैरिटी है। और कुछ बन सकता है क्या? हाँ, यहाँ पे बात हो रही है कि बायो-सावर्ट्स लॉ जो है वो स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए लगता है, जिसको अपन आईडीएल बोल रहे हैं। ऐसे ही जो कूलॉम्स लॉ जो है वो भी किसके लिए लगता है? चार्ज बॉडी के लिए तो लगता है, चार्ज बॉडी के लिए लगता है। वहां पे हम यूज करते थे क्या? चार्ज डेंसिटीज, लीनियर चार्ज डेंसिटी Q अपॉन L। तो Q क्या होता था? लैम्डा इंटू L होता था। लेंथ को मल्टीप्लाई करते थे किससे? लीनियर चार्ज डेंसिटी से। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे सिमिलरिटी काउंट होगी। क्या सिमिलरिटी काउंट होगी? कि यहाँ पे एक लाइन एलिमेंट था और वहां पे क्या था? एक लाइन एलिमेंट था, या फिर एरियल एलिमेंट था, या फिर वॉल्यूम एलिमेंट था, जहां पे क्या था? चार्ज। ये आपका था कंप्लीट बायो-सावर्ट्स लॉ। अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि बायो-सावर्ट्स लॉ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें जो भी आपको डाउट आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट, सी यू, थैंक यू, गुड बाय।